नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और मेरे बगल की खिड़की में आप जिनको देख रहे हैं, उनको किसी तरीके से भी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस फिर भी औपचारिकता के लिए बता दूँ कि शीतल सिंह जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े सम्मानित पत्रकार हैं और पहली दफ़ा हमारे चैनल पर इस तरह के खिड़की के रास्ते रूबरू हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पर कई बार हम लोग एक साथ बैठ के किया है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से पहली बार जुड़े हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नहीं नहीं, धन्यवाद आपने बुलाया जी। सर, ये किस तरह का सिस्टम चल रहा है सर पॉलिटिक्स का? ट्रंप धमका रहे हैं सर एक तरफ से, प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे, राहुल गांधी ललकार रहे हैं हाउस में। ये तो पहले देखा नहीं सर हमारी जानकारी में तो। निश्चय आप बिल्कुल ठीक सवाल कर रहे हैं। भारत का ऐसा हाल, क्योंकि आप लोग तो हम लोगों से युवा हैं, हम लोगों ने कुछ ज्यादा वक्त बिताया धरती पर, तो ज्यादा देखने को मिला है। ऐसी परिस्थिति हमारे देश की नहीं थी कभी भी, या हम इस तरह से असहाय नहीं थे। और ये तब हो रहा है जब हमने अपने आप को विश्वगुरु घोषित कर लिया था और कुछ ऐसा माहौल बनाया था हमारे मीडिया ने और प्रचार तंत्र ने, जैसे दुनिया में हर चीज हमारे ही कहने पर चलती है या हमारे बिना नहीं चलती। एक और ऐसा माहौल था, और दूसरी ओर जो आपने अभी सवाल किया कि ये माहौल हो गया है कि हमारी रोज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति एक तरह से अपमान करता है वो, और हमारे यहाँ से कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं है। कम से कम शीर्ष नेतृत्व से एक लाइन की बात नहीं आती, दाएं बाएं से अधिकारियों वगैरह से इधर उधर से कुछ जैसे कहते हैं चेहरा बचाने या चेहरा छुपाने की कोशिश होती नजर आती है। ऐसी असहायता भारत ने तो कभी नहीं देखी थी, और ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन ये रियलिटी है। और उसमें ये है कि भाई अपोजिशन तो अपोजिशन होता है, वो अपना काम कर रहा है। दूसरी ओर क्या है कि देश में अंदर की जो हालत है वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस लगभग सभी आपने उनको कंप्रोमाइज करा लिया। सारे अब जो भी नैतिकता वगैरह को कायम रखने वाले आधार थे किसी भी लोकतांत्रिक देश में, बेसिक तो नैतिक बात ही होती है ना। तो जो माध्यम इसके लिए थे और जिनके लिए कानून कायदे जो बनाए गए थे, से अपने शॉर्टकट्स निकाल के, डरा धमका के, प्रलोभन दे के और अलग कारणों से आपने उनको सबको जो है नष्ट कर दिया। ऐसा मीडिया बना दिया जिसको मतलब अब क्या बताया जाए। कोई इस तरह इतना घटिया तो इस समय शायद विश्व में कहीं मीडिया ही होगा ही नहीं, ना है। बहुत चापलूस मीडिया दुनिया भर में होते हैं, तानाशाहियों में अलग तरह का माहौल होता है। वहां भी आदमी में अपनी डिग्निटी के लिए थोड़ी बहुत रीढ़ होती है। हम तो किस दौर में है क्या बताएं, और ये दौर कंटिन्यूअस जारी है। ये भी होता है कि भाई किसी एक एंकर तक होता, किसी एक ग्रुप तक होता। जब आप पूरे कुएं में भांग डाल के और उस पे करेंगे जैसा हाल इस समय है, मतलब अब क्या बताया जाए। अब इसके बारे में बहुत कुछ कह पाने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि इतना भर गया है। पहले ये होता था कोई एक आदमी कुछ इस तरह की चीजें तो होती थी, उस पर सब लोग मजाक कर लेते थे, ठीक हो जाता। अब इस बात पे शेखियां बघारी जा रही हैं कि हमारी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में हम रवांडा वगैरह को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। और हमारी मीडिया पर स्टोरी दुनिया भर में है, सभी दुनिया में है। तो ये बहुत ही, और अब चुनाव आयोग इस समय सबसे खराब स्थिति चुनाव आयोग ने कर दी। एक ही चीज बची थी कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, वरना हम एक गरीब देश हैं और विकासशील देश हैं। बहुत कुछ किया जाना बाकी है अभी किसी एक सभ्य जमात में शामिल होने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में जितने गरीब हैं अकेले भारत में उतने गरीब हैं। डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। एक और बहुत अमीर लोग हैं जो फोर्ब्स की लिस्ट में जाते हैं, दूसरी ओर जैसा मैंने कहा सबसे ज्यादा गरीब लोग भी हैं, वो नीचे वाली लिस्ट में जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाया है, और जो हमारी पूरी जीडीपी है उसमें औद्योगिक विकास की जो दर है वो बहुत छोटी सी है, 15-16% है, शायद 17% हुई है अभी। तो ये जो हालत है बहुत छोटा है। 500 मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है आपका वो 500 बिलियन भी नहीं है। तो अमेरिका से थोड़ा बहुत व्यापार था या पश्चिम से था, चूंकि अंग्रेजी हमारे यहाँ अंग्रेजों की गुलामी रही, उस गुलामी से 5-7% हमारे यहाँ एक आबादी पैदा हो गई थी जो से अंग्रेजी वगैरह आती थी, तो उसे वो एक्सेस वेस्ट का मिल गया था। उन्हीं के चलते एक दौर में हमारे यहाँ ये सर्विस इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा पिछले 15-20 सालों में आईटी इंडस्ट्री के रूप में एक विकास हुआ, और आज हमारी आय के एक बड़े स्रोत में वही है। दूसरा, हमारी आय का सबसे बड़ा स्रोत यह है कि हमारे मजदूर दुनिया में
सब जगह काम करने जाते हैं, ज्यादातर गल्फ कंट्रीज वगैरह में और सारी दुनिया में ही जाते हैं। मध्य वर्ग के व्हाइट कॉलर्ड भी हैं, सब हैं, उनकी साख भी अच्छी है। वो सब मिल के जो रेमिटेंस भेजते हैं वो हमारी आय का बड़ा स्रोत है। यानी हमारे पास अच्छे स्रोत, उस तरह से सम्मानजनक की कोई चीज हमने विकसित की हो जिसकी वजह से दुनिया में हमारा नाम ग्राम हो, ऐसा हम अभी तक नहीं कर पाए। जी इस लिहाज से हमारे पास एक ही चीज थी कि हमारा लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारी थी, एक 150 करोड़ की दुनिया की आबादी की लोकतांत्रिक चाल ढाल, 70-80 7-8 दशक की, ये हमें एक इज्जत देती थी दुनिया में। जी लेकिन हमने अब इसको भी तोड़ मरोड़ के ऐसा कर लिया है कि दुनिया में इसकी रेटिंग करने वाली जितनी एजेंसीज हैं, जैसे डैम इंस्टीट्यूट है, वो तो कहता है कि हम अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हैं। और एक बार नहीं कह रहा है, हर साल की उसकी रिपोर्ट लगातार कह रही है। अमेरिका में जो मानवाधिकार का अध्ययन करने वाली उनकी संसदीय समिति है, वो हमारे बारे में बहुत खराब रिपोर्ट्स हमेशा दे रही है। हमारे यहाँ मीडिया और दूसरा जो माध्यम है सोशल मीडिया वगैरह पर सरकारी प्रचार के, वो इसको ये बताते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे नेता विश्वगुरु हैं, इसलिए हमसे जल के कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता के, और वो सोरोस के बेचारे बुढ़े का की संस्थाओं का रेफरेंस दे के, वो फोर्ड फाउंडेशन वगैरह का जो पहले एक जमाने में CIA वगैरह से एसोसिएशन, आज से 30-40 साल पहले ज्यादातर कम्युनिस्ट ब्लॉक से उसका इस्तेमाल होता था, आज उसका नाम राइटिस्ट ब्लॉक ले रहा है। तो ये सब, इन सब में छुपने की कोशिश है। सच्चाई जो है वो हमारे आपके सामने है, और आप और हम अपने आसपास सब देख ही रहे हैं। हमारे बच्चे, आपके भाई बंद सब बेरोजगारी के किस हाल में है। अब तो इंजीनियरिंग, अभी जो TCS ने 12,000 लोगों को निकाल दिया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत क्या है। इससे ज्यादा TCS से बड़ी हमारे पास कौन सी संस्था है जिसको हम सम्मानजनक रूप से जिसका उल्लेख कर सके, जिसकी सफलताओं के पैराए हमारे सामने हो। वहां इतनी बड़ी छटनी हो रही है, अंबानी के यहाँ छटनी हुई है, कहीं कोई रास्ता नहीं कहीं कहाँ डेवलप करें, सिवाय इसके कि लोग बाहर भाग जाए। बाहर भागने की बहुत जिसकी भी हैसियत 15-20 करोड़ 25 करोड़ की है, वो अपने बच्चों को या अपने आप को बाहर ठेल रहा है। लोग निकल भाग रहे हैं, और कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। दुबई ने अभी एक स्कीम लॉन्च कर दी थी कि 23 लाख लेके आओ और गोल्डन वीजा ले जाओ। तो ये स्कीम की पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी थी, हमारे लिए थी भाई। हमारी इकोनॉमी में इतने लोग हैं मध्य वर्ग के नाम पर जो भाग सकते हैं, तो दुनिया भी उनको ललचाना चाह रही है कि निकाल लो इनको भारत से। फिर हमारे कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं? इतने गरीब देश में ये संसाधनों को एक तरह से उनको समर्पित करके जो थोड़ी बहुत कैपिटल जनरेट हुई है, वो कैपिटल भारत में पार्क नहीं करते, वो सिंगापुर में पार्क करते हैं। पिछले साल की रिपोर्ट है कि अंबानी जी के नेतृत्व में 10 लाख करोड़ इन्होंने सिंगापुर में पार्क किया। तो यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो जो कुछ भी पैदा भी कर रही है, उससे जो लाभ होने चाहिए वो जनता में नहीं आ रहे हैं। मतलब वो पैसा तक नहीं रख रहे हैं हमारे बैंक में कि वो रखेंगे तो यहाँ के किसी प्रचलन में आएगा, किसी को लोन मिलेगा, किसी को कुछ होगा, वो पैसा बाहर चला जा रहा है। अच्छा, जो हमें डिविडेंड्स एक तरह से कहिए मिल गए कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हो गया। सॉरी, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है सर, आ रही है सर। अब यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस को तेल बेचने के लिए जरूरत थी उसको युद्ध में पैसे की, तो उसने अपना तेल सस्ता करके अपने दोस्तों को पहले ऑफर किया, चीन को किया, भारत को किया। जी इससे भारत को लाभ हुआ, लेकिन ये लाभ भी चला गया, चूंकि प्राइवेट हमारे यहाँ रिफाइनरी भी है, अंबानी उसमें सबसे बड़े हैं, ये लाभ उनके हिस्से में चला गया। उन्होंने क्या किया कि भारत की साख पर सस्ता तेल उनको रूस से मिला, वहां उसको फायदा हुआ। उनको कच्चा तेल उसको उन्होंने साफ किया अपनी रिफाइनरी में, पेट्रोल डीजल बनाया तो यूरोप को बेचा महंगी दर पे, तो उससे उनको लाभ हुआ। तो एक और भारत के नाम पर उनको फायदा हुआ रूस से सस्ते तेल में, दूसरे यूरोप में भारत के नाम पे बेच के उनको फायदा हुआ हार्ड करेंसी में। और ये सारा फायदा भारत में नहीं आया, ये बाहर के बाहर सिंगापुर में पार्क हो गया। ये तो डबल नुकसान। भारत में ऐसा नहीं हुआ कि आपका 100 रुपए लीटर जो तेल है, पेट्रोल है, वो 80 हो गया हो, 90 हो गया हो, 70 हो गया हो, डीजल घट गया हो, किसान को कोई मदद मिल गई हो। तो ये अजीब दृश्य है। अब इस साल तो जो सबसे बुरा दृश्य हो रहा है कि हमारा सरकार किसान 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 कहती है, फर्टिलाइजर ही नहीं है मार्केट में, लाइनें लगी हुई हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं,
और नकली खादें बिक रही हैं, उनके छापे पड़ रहे हैं। अब तो बताइए, बताया जा रहा है कि 50% खाद नकली है। क्योंकि आप भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, हम भी टेढ़े मेढ़े जुड़े हुए हैं, तो अब ये इस बार तो वीडियोस के वीडियोस हैं, देश भर से आ रहे हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है, और जो मिल रही है उसमें नकली मिल रही है, महंगी मिल रही है, यानी जरूरत भर की खाद तक हम इंपोर्ट जो करते थे वो भी करने में असफल है। तो हम, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम कथित तरक्की कहाँ और किसके लिए कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा कुछ जीडीपी में कुछ आंकड़े ऊपर नीचे होते भी हैं, तो अगर वो जनता में नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ हुई, लेकिन अगर वो कुछ 0.01% आबादी में जो कैपिटलिस्टों की है, जो सारी दुनिया में जिसके खाते बही हैं, जो तमाम टैक्स हेवन वगैरह को इस्तेमाल कर सकती है, और जिसके खिलाफ फैसला देने की हमारे कोर्ट्स की अब हिम्मत नहीं बची है, और जिसके खिलाफ जांच करने की किसी एजेंसी की हिम्मत नहीं बची है, तो ऐसे लोगों की जेब में अगर चला जा रहा है और बाकी देश दरिद्र हो रहा है, गरीब हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, महंगाई से मारा जा रहा है, करप्शन से मारा जा रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? बड़ी चिंता की बात है। सर, आप अभी हाल ही में विदेश से लौटे हैं, अमेरिका और शायद 1-2 कंट्रीज में और गए। तो आपने मीडिया का